हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रॉन या किसी भी पार्टिकल की वेव नेचर को डिस्कस किया था. So we'll start with a problem relating to that topic. In Davison's and Germer's experiment, wavelength of electron was found to be. These four options are given. The correct answer is option A, 1.66 into 10 raised to power minus 10 meters, और 10 raised to power minus 10 meters को हम एंगस्ट्रॉम्स भी कह सकते हैं, जिसका सिंबल एक A की तरह होता है with a degree on its head. So this is the correct experimental wavelength found with Davison's and Germer's experiment. So what is wave particle duality? जैसे कि हम अभी तक देख चुके हैं कि वेव की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है मैटर एंड पार्टिकल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. सो वी कैन नॉट डिफाइन anything on solely the basis of wave properties and solely on the basis of particle properties. So the idea that all nature phenomena can only be properly understood if both wave nature and particle nature are considered simultaneously. तो इस आइडिया को हम कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, यानी साइमल्टेनियसली कोई भी मैटर वेव की तरह भी बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओनली द वेव नेचर इज डिस्कस्ड, यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल नेचर है, जबकि ड्यूअलिटी के अंदर हम दोनों नेचर्स को साथ साथ लेके चलते हैं. All daily moving objects and their exhibited phenomena can be explained based on particle nature due to negligible mass, negligible wavelength, impractical frequency and none of these. यानी कि डेली मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट तमाम जो फिनोमेना हैं हम इनको सिर्फ पार्टिकल नेचर यूज करते हुए क्यों एफिशिएंटली डिफाइन कर सकते हैं. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेग्लिजिबल वेवलेंथ है. जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं इन डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के डेली मूविंग पार्टिकल्स का मास ज्यादा होने की वजह से उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इट कैन बी नेग्लेक्टेड. यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यू टू रिलेटिवली लार्जर masses, wavelengths of daily life objects are practically so less that they can be ignored, and this particle nature of matter can solely explain the daily life phenomena. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. अभी तक हमने जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वेव नेचर ऑफ एनी पार्टिकल डिस्कस किया है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है. The use of electron beams instead of light rays in microscope is known as electron microscopy. So normal light microscope के अंदर हम लाइट को फोकस करने के लिए लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन बीम्स को फोकस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं. Due to very small wavelength of electrons, the magnification and resolution are far greater than the light microscope, also being 3D. यानी जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो जो हम इल्यूमिनेटिंग सोर्स यूज करते हैं उसकी वेवलेंथ और जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स है दैट मस्ट बी कंपेरेबल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन. तो बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए लाइट की वेवलेंथ काफी ज्यादा है, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोप. तो उनको देखने के लिए वी नीड समथिंग विद अ even lesser wavelength. So electrons are used instead of normal light. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज 3D होती है, 3 डायमेंशनल होती है. तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पार्ट्स देख सकते हैं. वी कैन सी इलेक्ट्रॉन गन विच इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इनको हम एनोड में से पास करते हैं. मैग्नेटिक लेंस हम इस्तेमाल करते हैं टू फोकस देम ऑन एन इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर. यहाँ पे एक स्पेसिमेन पड़ा है जो कि एक स्टेज के ऊपर हमने प्लेस किया है जस्ट लाइक माइक्रोस्कोप, और उसको डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर मौजूद है. So electron microscope is used to see much smaller objects than even light microscope due to smaller wavelength of electrons, larger wavelengths of electrons, no wavelengths of electrons, या फिर due to high frequency of electrons. So इसका correct option जो है that is option A, smaller wavelengths of electrons. जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि to see smaller objects we need smaller wavelengths. So this was all about this slide. नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम चैप्टर कंक्लूड करेंगे by defining the uncertainty principle, which is a relatively smaller topic. Thank you.